अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है स्टोक्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी जगहों पे फिजिक्स में इसको हम इस्तेमाल देखते हैं। अब इसको समझना शुरू करते हैं। इस ये भी डाइवर्जेंस थ्योरम की तरह दो इंटीग्रल्स को आपस में रिलेट करता है। कौन क्या बात? ये एक इंटीग्रल ओवर द ओपन सरफेस, ठीक है, इसे रिलेट करता है किससे? लाइन इंटीग्रल अराउंड द कर्व बाउंडिंग द सरफेस। क्या मतलब कि जिस ओपन सरफेस पे आपने इंटीग्रल लिया है ना, उस सरफेस की जो बाउंड्री है, उसका जो लाइन इंटीग्रल होता है उसको आपस में क्या करता है? रिलेट करता है। समझ आई बात? तो आपके पास ओपन सरफेस का इंटीग्रल बराबर को हम देखेंगे कि वो बराबर लिया जाएगा किसके? उस ओपन सरफेस की जो बाउंड्री के जो लाइन इंटीग्रल होगा उसके। अच्छा, अब लफ्ज है ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस एक सादा पेज जैसे ले लें, या जैसे आप एक घड़े की शक्ल ले लें, तो वो घड़े का मुंह खुला होगा, तो पीछे बेशक वो कर्व बनी हुई है, मगर वो आपके पास ओपन सरफेस में ही शुमार होगा। जबकि गेंद, एक फुटबॉल, ये क्लोज सरफेस शुमार होगा। तो ये स्टोक्स थ्योरम ओपन सरफेस के साथ जुड़ता है। तो आपने इस बात को बस ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम अगर इसकी स्टेटमेंट को देखें, तो आप कहेंगे सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब आपको पता है, हमने सर्कुलेशन का लफ्ज पहले पढ़ा हुआ है कर्ल के अंदर, याद है? तो हमने क्या पढ़ा था? लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज पाथ। तो आपने सर्कुलेशन को नाम दिया है क्या? लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज पाथ। तो हम इसको दो तरह से मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। पहले सर्कुलेशन की जुबान में समझते हैं। सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड अराउंड अ पाथ, किसी एक पाथ के गिर्द हमने देखना है सर्कुलेशन, यानी दूसरे लफ्जों में आपके जहन में क्या आ रहा है? लाइन इंटीग्रल देखना है अराउंड अ पाथ। इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके? सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द ओपन सरफेस बाउंडेड बाय दैट पाथ। क्या मतलब? अगर मैं इसको टुकड़े करके समझाऊं कि वेक्टर फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है, जो किसी पाथ पे मैंने लिया है, वेक्टर फील्ड का कौन सा इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल, जो कि लिया गया है अराउंड द पाथ या कर्व, वो इक्वल आएगा किस चीज के? इक्वल आएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। यानी वेक्टर फील्ड की जो कर्ल है, उसका सरफेस इंटीग्रल लेना है। और ये जो सरफेस है, ये कौन सी है? ओवर द ओपन सरफेस। और ये ओपन सरफेस को क्या किया गया है? बाउंड बाय दैट पाथ। कौन सा पाथ? जिस पाथ पे हम सर्कुलेशन ले रहे हैं, या जिस पाथ पे हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। तो बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसको आसानी सादा अल्फाज में समझाऊं कि क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी एक वेक्टर फील्ड है, उसका क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल लिया, ठीक हो गया, उसका जो जवाब आएगा, और कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल लेंगे, उसका जो जवाब आएगा वो बराबर होगा। जब वो सरफेस उसी पाथ के गिर्द होगी जिसका मैं लाइन इंटीग्रल ले रहा हूं। चलें, अब इसको एक और तरीके से समझाता हूं। लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, किसी भी वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड फंक्शन का आपने क्या लिया? लाइन इंटीग्रल लिया राउंड एनी क्लोज्ड कर्व, कर्व कह लें, पाथ कह लें, जो किसी क्लोज पाथ पे लिया गया है, इज इक्वल, वो इक्वल है किस चीज के? सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट फंक्शन, यानी कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन जो था, दैट का मतलब वो वही वाला वेक्टर फंक्शन, ओवर द सरफेस, ये उस सरफेस पे लेना है कर्ल ऑफ द सरफेस इंटीग्रल विच हैज कर्व एज अ बाउंडेड आउटलाइन। यानी इस कर्व ने जिस एरिया को बाउंड किया हुआ है, उस पे मैंने कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लेना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से। आप देखें इस तस्वीर में, क्या आपको एक कर्व यहाँ नजर आ रही है? एक क्लोज पाथ दिखाई दे रहा है। इस क्लोज पाथ का क्या लेना है मैंने? लाइन इंटीग्रल। ठीक हो गया। ये बराबर आएगा किसके? आपने कहना है इस सरफेस में जो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड है, उसका सरफेस इंटीग्रल लूंगा। यानी सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर अ ओपन सरफेस। और ये ओपन सरफेस आपको जो
दिख रही है, क्या इस कर्व ने इसको बाउंड किया हुआ है? इसी कर्व ने। तो और अब आप इसको देखो, क्लोज पाथ का इंटीग्रल आप किससे ज़ाहिर कर सकते हो? v डॉट dl से, यानी कि v इज आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन है और dl इज अ पाथ एलिमेंट। क्लोज आपने सर्कल लगाया हुआ है, सर्कल का मतलब पूरे पाथ का आपने क्लोज लाइन इंटीग्रल ले लिया है। ये बराबर आ गया किसके? कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, और आपने लिया ओवर द सरफेस, उस सरफेस पे जिस सरफेस का आपने क्या नोट किया था? लाइन इंटीग्रल नोट किया था। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि कैसे दो चीजें आपने अलग अलग उनको बराबर साबित किया। अभी हम इसकी फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे। फिलहाल तो डेफिनेशन समझ रहे हैं। तो डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसे बड़ी आसानी से कह सकते हैं। अगर मैं कहूं सादा सादा कि भाई किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या ले लो? लाइन इंटीग्रल ले लो। कहाँ ले लो? अलोंग अ क्लोज पाथ ले लो। ठीक होगी बात। अब ठीक है, किसी क्लोज पाथ पे वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिया, वो बराबर आएगा किसके? किसी वेक्टर फील्ड की कर्ल का सरफेस इंटीग्रल के, जो कि एक ओपन सरफेस पे हमने मेजर करना है। तो ये दोनों जवाब आपस में बराबर आएंगे। बात समझ आ रही है क्या? अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें इस स्टेटमेंट को, आप बोलोगे लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, यानी वेक्टर फील्ड फंक्शन कह लें, राउंड अ क्लोज कर्व या राउंड अ क्लोज पाथ। किसी क्लोज पाथ पे वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू, यानी बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपने कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल के, यानी वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होगा उसका क्या लेना है? सरफेस इंटीग्रल लेना है ओवर द सरफेस। उस सरफेस पे, किस सरफेस पे? जिसको उस कर्व ने क्या किया हुआ है? बाउंड किया हुआ है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक कर्व है, इसने सरफेस को बाउंड किया हुआ है। इस पे मैंने कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लेना है, और ये जो जवाब आएगा कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, ये बराबर होगा किसके? लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड अराउंड द कर्व के। तो ये बेसिक मुद्दा है हमारे पास, यानी लाइन इंटीग्रल of a vector field around a closed surface, along a closed path is equal होगा surface integral of the curl of the vector field around over the surface bounded by a curve। ठीक होगी बात। अब इसमें कुछ बातें याद रखने की हैं कि भाई जो मैं सरफेस ले रहा हूं ना, उसमें जो वेक्टर फील्ड है और जो कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड है, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। यानी कि आपके पास उसमें ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन आना चाहिए आपके पास। फिर आप अगर क्लोज सरफेस लेते हो तो क्लोज सरफेस का तो कोई पेरीमीटर बनेगा ही नहीं, यानी उसमें तो ये डीएल जीरो हो जाएगा आपके पास। आपके पास जैसे अगर मैं मिसाल दूं आपको, जैसे मैं फुटबॉल, जैसे मैं आपको ना घड़े की मिसाल देता हूँ। क्या आप देखोगे कि घड़े का जो मुंह है वो उसका क्या बनेगा? आपका वो जिसे हमने क्लोज पाथ माना हुआ है, अगर आप घड़े के मुंह को छोटा करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो क्या वो बाउंडेड जो कर्व है जिसने उस सरफेस को कवर किया, क्या वो छोटी नहीं होती जाएगी? अगर मैं बिल्कुल उसका मुंह बंद कर दूं तो वहां पे तो कोई पेरीमीटर बनेगा ही नहीं। तो जिसकी वजह से आपके पास कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द एनी सरफेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आपके पास वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपके पास स्टोक्स थ्योरम लगाने की एक शर्त होती है कि जिस सरफेस पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन आपको एग्जैक्टली exactly मालूम होनी चाहिए। अब वो कैसे होती है वो भी हम आगे अभी चल के देखते हैं। तो पहले प्रूफ देख लेते हैं इसका कि भाई आपके पास जब हम स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ देखते हैं तो उसमें क्या है। लेट्स से आपने कंसीडर करना है कि एनक्लोज सरफेस जिसमें वेक्टर फील्ड है, यानी एक सरफेस जिसके अंदर क्या है? वेक्टर फील्ड, और उसके गिर्द एक पाथ आपने कंसीडर करना है जो कि उसको एक तरह से बाउंडेड आउटलाइन है, यानी जिसने उस सरफेस को क्या किया हुआ है? बाउंड किया हुआ है। समझ आ गई बात? यानी एक सरफेस ली, उस सरफेस में आपने क्या है? वेक्टर फील्ड है, और उसकी जो बाउंड्री है उसको आपने क्या समझना है? कि वो एक कर्व पाथ है जिसने हमारी सरफेस को बाउंड किया हुआ है। ठीक होगी बात। अब अगर कोई मुझसे कहे कि इसकी डायरेक्शन बताओ, चूंकि मैंने कहा कि सरफेस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं फील्ड अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो राइट हैंड रूल लगाओ, तो आपका जो थंब होगा वो अपवर्ड आएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल आपका इस सरफेस के ऊपर लगेगा, बाहर की जानिब लगेगा। तो अगर मैं कहूँ कि जो फील्ड है
छोटे-छोटे पैच बना लो, डीएल जिसे हम कह सकते हैं। इस तरीके से फ़ील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते जाएँगे, तो वो क्लोज़ पाथ की जो इंटीग्रल आ जाएगा, देन वो आ जाएगा वेक्टर फ़ील्ड डॉट डीएल आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने लाइन इंटीग्रल ले लिया है किसका? क्लोज़ आपके पास जो पाथ था इस सारे का। अच्छा, अब क्या है जनाब? अब आपके पास डीएल क्या है? वो एलिमेंट यानी छोटे-छोटे एलिमेंट्स जो मैंने इसके बनाए थे, उसके कर्व के ऊपर वो देख लिए मैंने। ठीक होगी बात। अब आपके पास क्या है जनाब? अब अगर मैं इस पूरी सरफेस के छोटे-छोटे पैच कर लेता हूँ, इंतहाई छोटे-छोटे पैच, तो उन सब के अंदर मैंने क्या देखना है, कर्ल देखनी है, वेक्टर की जो फ़ील्ड का कर्ल नोट करना है। तो आप देखो तमाम कर्ल्स की जो डायरेक्शन दी गई है, वो कौन-सी दी गई है? आपको एंटी क्लॉकवाइज़, काउंटर क्लॉकवाइज़ दी गई है। तो इन सब छोटे-छोटे पैच पे जब आप डायरेक्शन देखोगे, राइट हैंड रूल से देखोगे, तो वो नॉर्मल आ जाएगी। तो आप देखोगे जो छोटे-छोटे पैच आपने लिए हैं, उसमें डीएस उसका एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया जिसे हम कहेंगे, एन यूनिट उसके हो जाएगी। जैसे आप इस फीड में देख सकते हैं कि एक छोटा-सा पैच जो आपने कंसीडर किया है, उसकी डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर से होगी, डीएस मुझे उसका एरिया बता रहा होगा। ठीक होगी बात। अब जो आपने कर्ल का टॉपिक पढ़ा था, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, आपने कहा था कि मैथमेटिकली कर्ल किसके बराबर आता है? आपने कहा था लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड राउंड द बाउंड्री टेकन पर यूनिट एरिया। क्या मतलब कि किसी क्लोज पाथ का जो लाइन इंटीग्रल था वेक्टर फील्ड का पर यूनिट एरिया, वो आपको कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड बताता है। अगर आपको ये याद ना हो तो आप वो हमारा लेक्चर देख सकते हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। उसमें ये बात हमने प्रूफ की हुई है कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड वो बराबर होता है किसके? लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड राउंड द बाउंड्री यानी अराउंड द क्लोज पाथ, और इसे पर यूनिट एरिया देखते हैं तो वो कर्ल कहलाता है। अच्छा, अब आपने क्या किया जी, आपने इस पूरी सरफेस के छोटे-छोटे क्या बना लिए? पैच बना लिए। जब आपने उसके पैच बनाए तो हर पैच पे आपके पास अब आपको क्या पता है? एन की डायरेक्शन भी पता है, पैच भी पता है। तो आपने उसमें वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट ले लेना है, जो उसकी बाउंड्री के गिर्द आएगा। तो आप फार्मूला क्या बन जाएगा? कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड डॉट एन डॉट डीएस। अब ज़रा गौर करो इस पे। कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल का जवाब भी एक वेक्टर में आता है, एन डॉट डीएस भी एक वेक्टर है, यानी दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट बन रही है। तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर चीज होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस, इसका जवाब एक स्केलर आने वाला है। तो आपके पास हमने कैसे लिया? हमने वेक्टर फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो कि डीएस के अलोंग आ जाएगा। तो आपके पास वो आ जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड डॉट एंड डॉट डीएस आ जाएगा। इस तरीके से क्या मैं हर पैच के लिए ये वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो तमाम जो सरफेस एलिमेंट्स आपको ऐसे जहाँ पे दिख रहे हैं उनको वैल्यू निकाल लूंगा। जब मैं उनकी वैल्यू निकालूंगा तो वो जो उस पैच के अंदर कर्ल एक तरह से समझा रहे होंगे। तो आप ज़रा गौर करें कि आपके पास तमाम के तमाम एंटी क्लॉकवाइज़ चलेंगे। जब वो एंटी क्लॉकवाइज़ चलेंगे तो एक जो सरफेस पैच लिया और जो उसके हमसाये में दूसरा सरफेस पैच है, उसमें वो कुछ ऐसी साइड्स आ जाएँगी जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल कर रही होंगी। कैंसल का लफ़्ज़ वेक्टर के लिहाज़ से नहीं है। मैंने आपको अभी समझाया कि ये स्केलर चीज़ है। यानी एक समझ लें, एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेगा। तो आपके पास सेंटर, अगर आप गौर करो तो सेंटर में जितने भी साइड्स होंगी, एडजेसेंट साइड, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। सिर्फ कौन सा इफेक्ट बचेगा? वो इफेक्ट बचेगा जो सिर्फ बाउंड्री के ऊपर चल रहा है। यानी आपके पास सिर्फ वो कर्ल बचेगी जो सिर्फ बाउंड्री पे लाई कर रही है। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन समझ आया आपको कि दरमियान में ये जो आपने सर्फ लिया है, पैचेस बनाए हैं, इन सब की एडजेसेंट साइड एक दूसरे को नेट के इफेक्टिवली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सिर्फ वो आपका आंसर बचेगा जो सरफेस के, जो आपके कर्व के ऊपर ऊपर आएगा, अलोंग आएगा। तो अब आपने ये समझ ली बात कि जनाब
जब आपने इस पूरी सरफेस के पैच बनाए और उस पैच के बाद हर पैच के लिए कर्ल आपने फाइंड आउट की, तो वो जो कर्ल आपने देखी हर पैच के साथ ओवर द सरफेस, तो उसमें आपको सिर्फ वही वैल्यू बाकी बच रही है जो सिर्फ बाउंड्री के ऊपर लाई कर रही है। ठीक होगी बात? अब अगर इस बात को आप समझते हैं कि तमाम पैचेस का जो कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस आ रहा है, उसको सम कर दें, उसके कंट्रीब्यूशंस को जमा करें, तो हमें एक तरह से क्या मिलेगा? लाइन इंटीग्रल मिलेगा। यानी कि आपको सिर्फ वही लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड बनेगा जो अलोंग द कर्व होगा, जिसे हम एज अ सरफेस के तौर पे एस डाल दिया। जब मैंने यहाँ पे निकाला था, आपने देखा मैंने एक पैच के लिए डिस्कस किया था। अब मैं पूरी सरफेस को जब करूंगा तो मैंने उन सब का कंट्रीब्यूशन सम अप कर दिया। अब मुझे इस फिगर से समझ आती है कि जब मैं इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन देखूंगा, इफेक्टिव अमाउंट ऑफ कर्ल देखूंगा, तो वो सिर्फ बाउंड्री वाले हिस्से पे ही बच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपके पास था, ये भी तो वेक्टर फील्ड आपने कहाँ देखी थी? आपने ओवर द कर्व पाथ, क्लोज पाथ देखी थी। इसका मतलब कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड जो आपने ओवर द ओपन सरफेस देखी है, वो भी सिर्फ एट द बाउंड्री आ रही है आपके पास, बाउंड्री कर्व पे आ रही है। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम होंगी। तो आपने क्या गेट करना है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपस में एक जैसा जवाब दे रही हैं। ये चीज आपके पास क्या कहलाती है? स्टोक्स थ्योरम कहलाती है। अब ये जो जितनी बातें हमने पढ़ी, इसको एक वीडियो एनिमेशन की मदद से समझते हैं। जी, अगर हम वेक्टर फील्ड की कर्ल से शुरू करें, तो हम जानते हैं कि इसका नतीजा एक नई वेक्टर फील्ड आता है, जो हमें बताता है कि एक मखसूस पॉइंट पे पहले वाली वेक्टर फील्ड का घुमाव कितना था, कर्ल कितनी थी। ओके, अच्छा, अब हम अगर एक कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, तो वो मुझे क्या बताएगा? वो बताएगा इस सरफेस से कर्ल की कुल मिकदार कितनी है। बात समझ आई? यानी हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि उस सरफेस पे जो कर्ल है कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली आपस में जमा होगी, जिससे हमें इफेक्टिव अमाउंट ऑफ कर्ल पता चलेगी जो सिर्फ उस बाउंड्री के साथ साथ है। यानी कि उस बाउंड्री के साथ साथ जो कर्ल की वैल्यू है बस वही बनेगी, दरमियान वाली कर्ल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। इसे हम स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, ये बराबर है किस चीज के? लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड अलोंग द बाउंड्री। अब आप कह सकते हैं कि जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ये पाथ पे डिपेंड करती है, सरफेस जो मैं चूज कर रहा हूं उस पे डिपेंड नहीं करती। यानी सरफेस की जो मर्जी शेप ले लो। इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो भी शेप ऑफ द सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रही। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इस सारे को जो हमने पढ़ा अभी स्टोक्स थ्योरम, इसको हम क्या, इसका मतलब क्या लेंगे? आपके पास कर्ल क्या है? अगर देसी मतलब करें तो हम किसी वेक्टर फील्ड का ट्विस्ट देखते हैं, घुमाव देखते हैं। जैसे अगर एक तालाब हो, हम उसमें लेट से एक व्हर्लपूल पैदा कर देते हैं, वो तेजी तेजी से घूमता है, वहां पे एक टाइनी सा पैडल रखते हैं व्हील का, तो वो भी तो उस कर्ल के साथ क्या करना शुरू कर देगा? घूमना शुरू कर देगा। अच्छा, अब क्या है, अगर आप वो जो कर्ल पैदा हो रहा है सरफेस पे उसे इंटीग्रल करें, तो आप बुनियादी तौर पे क्या देखेंगे? आप उन कर्ल का फ्लक्स देखेंगे ना, कि उस सरफेस में जो कर्ल पैदा हो रही है उनका नेट। जैसे आप इस तस्वीर का कंसेप्ट देखो कि ये एक तरह से ढेर सारी कर्ल्स थी, तो आपने इनका फ्लक्स ही देखना था ना, कि हर पैच में, हर पैच में, हर पैच में, हर पैच में। तो वो जो हम इसे प्रिसाइजली बोल सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ द कर्ल थ्रू द सरफेस। अब वो सारा मुझे समझ आया कि उससे तो मुझे टोटल अमाउंट ऑफ कर्ल या स्वर्ल पता चलेगा कि आपके पास भाई हमारी पूरी सरफेस में टोटल अमाउंट कितनी है। मगर हमें पता है कि वो अंदर वाला है, सारे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ बाउंड्री वाला कर्ल ही बचता है। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ वो वाला कर्ल देख स्वर्ल देखेंगे जो सिर्फ अराउंड द एजिस होगा, क्योंकि इन साइड तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। तो वही जितना फ्लो किस पे चल रहा होगा? बाउंड्री पे चल रहा होगा। तो अब आपको इसकी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन समझ आ रही होगी कि किसी जगह पे अगर कर्ल पैदा होता है, तो मैं सिर्फ बाउंड्री को स्टडी करूंगा, तो मुझे उस पूरी सरफेस के अंदर पैदा होने वाले टोटल अमाउंट ऑफ
इफेक्टिव कर्ल की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब उम्मीद है आपको इस स्टोक्स थ्योरम का कंसेप्ट समझ आ रहा होगा इन बातों से, इन चीजों से। ठीक होगी बात। तो अब इसमें कुछ दो पॉइंट्स हैं हमारे पास कि क्या जनाब, इसका मतलब जो हम कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ले रहे हैं ओवर द सरफेस, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? बाउंड्री लाइन पे डिपेंड कर रही है। वो पर सरफेस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। यानी वो सरफेस मैंने कैसी यूज की, उस चीज पे वो डिपेंड नहीं कर रही। उसकी शेप कैसी है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। ओके। फिर हमने पढ़ा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो बाउंड्री लाइन है, अब क्योंकि हमें पता है कि वो बाउंड्री लाइन पे डिपेंड करती है, अगर बाउंड्री लाइन छोटी होती जाए, छोटी होती जाए, बिल्कुल ही खत्म कर दें, श्रिंक्स, जैसे जैसे एग्जांपल दी गई कि फुटबॉल, जो आपके पास बैलून का माउथ है उसे आप बंद कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, बिल्कुल ही वो खत्म हो जाएगा। वहां पे तो आपकी कोई बाउंड्री लाइन नहीं बचेगी, तो वो तो एक क्लोज सरफेस बन गई ना। तो इसी सूरत में ये इक्वेशन वैनिश हो जाएगी, यानी आपके पास कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास वो कहता है इवैल्यूएट द स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक वेक्टर फील्ड दी गई है ए, आपको नॉर्मल वेक्टर दिया गया है, और आपसे अब जाहिर है कि आप स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन जानते हैं। आपके पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं कि आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ इक्विवेलेंट है किसके? कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय दैट कर्व। तो इसका मतलब अब अगर आपने स्टोक्स थ्योरम लगाना है तो आपको कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड मालूम होनी चाहिए। तो मैं कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड निकाल लेता हूं। तो हमें पता है कि हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे तो कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड आ जाएगी। अब चूंकि इंटीग्रल के अंदर कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है एन यूनिट वेक्टर के साथ, तो मैं यहाँ पे उसका एन यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ले लेता हूँ, ये जवाब आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, मगर इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है ए डॉट डी एल, तो ए और डीएल का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। डीएल इज अ पोजीशन वेक्टर, दैट से इतना छोटा पैच होगा वो एक पॉइंट जितना होगा, तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन आ जाएगी। तो डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, तो ये आपके पास ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड डी जेड, जिसका ए डॉट डी एल की वैल्यू भी मालूम है। तो हम अब ए डॉट डी एल की वैल्यू भी लगा रहे हैं, और कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस भी हम उसकी वैल्यू लगा रहे हैं। तो इस तरीके से ये अब स्टोक्स थ्योरम मैंने लिख दिया, किसकी सूरत में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म की सूरत में लिख दिया। तो आपने देखा कि स्टोक्स थ्योरम हमारे पास ज्यादातर मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। आपके पास आपने आज स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन समझी, फिर आपने स्टोक्स थ्योरम का थोड़ा सा प्रूफ का समझा, फिजिक हमने थ्योरेटिकली ज्यादा प्रूफ किया उस चीज को, फिर हमने उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखी। आपको समझ आया कि जब आप किसी कर वेक्टर फील्ड का कर्ल देखते हैं ओवर द सरफेस, तो सारी सरफेस को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बाउंड्री के ऊपर जो आपके पास लाइन ऑफ द क्लोज लाइन इंटीग्रल बन रहा है वही मालूम कर लें, तो वो पूरी सरफेस का जो कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस है वही जवाब दे रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको स्टोक्स थ्योरम की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बकिया फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।